हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी आईक्यू टैब एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लक्ष्मीकांत का न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 45, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को। बेसिकली लास्ट वीडियो में हमने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को फिनिश कर लिया था एंड मोर और लेस आपको सिमिलर चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। स्टेट के अंदर बेसिकली स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया जाता है ताकि वहाँ की जो भी एग्जामिनेशन कंडक्ट करने की जो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की होती हैं। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम डील करेंगे कि किस पर्टिकुलर क्या बैकग्राउंड है और किस पर्टिकुलर आर्टिकल्स में स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में बता रखा है, क्या कंपोजिशन है उसका एंड किस तरीके से रिमूव किया जाता है चेयरमैन एंड मेंबर्स को, इंडिपेंडेंस किस तरीके से इंश्योर की गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, क्या क्या फंक्शंस इनको मिलेगा परफॉर्म करने के लिए, लिमिटेशंस कहाँ कहाँ पे है, रोल क्या क्या, ये चीज़ें हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है कि पहले टू द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एट द सेंटर लेवल पे देर इज़ अ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं द स्टेट में। द सेम सेट ऑफ आर्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे 315 से लेकर 323, जो कि पार्ट 14 के अंदर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो ऑल्सो डील करते हैं विद द कंपोजिशन, अपॉइंटमेंट एंड द रिमूवल ऑफ द मेंबर्स, पावर एंड फंक्शन, इंडिपेंडेंस ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि आर्टिकल्स ऑलरेडी हमने यूपीएससी के टाइम पे भी पढ़े थे, तो सेम आर्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे। आर्टिकल 315 बात करता है पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन एंड स्टेट की। आर्टिकल 316 बात करता है अपॉइंटमेंट एंड टर्म ऑफ ऑफिस क्या होगा मेंबर्स का। आर्टिकल 317 बात करता है रिमूवल एंड सस्पेंशन ऑफ द मेंबर ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। आर्टिकल 318 बात करता है पावर टू मेक रेगुलेशन एज टू कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ मेंबर एंड द स्टाफ ऑफ द कमीशन। आर्टिकल 319 बात करता है प्रोहिबिशन एज टू होल्डिंग ऑफिस बाय मेंबर ऑफ कमीशन ऑन सीजिंग टू बी सच मेंबर्स। आर्टिकल 320 बात करता है फंक्शन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। आर्टिकल 321 बात करता है पावर टू एक्सटेंड फंक्शंस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। आर्टिकल 322 बात करता है एक्सपेंसेस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। और आर्टिकल 323 बात करता है रिपोर्ट्स ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ऑलमोस्ट सेम ही है आर्टिकल्स, ठीक है। और पार्ट 14 के अंदर इसको रखा हुआ है। अब हम बात करते हैं कंपोजिशन की। तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कंसिस्ट करता है चेयरमैन एंड बाकी के मेंबर्स होते हैं जिन्हें अपॉइंट किया जाता है गवर्नर के द्वारा। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट स्पेसिफाई द स्ट्रेंथ क्या होने वाली है कंपोजिशन की, बट इट इज़ लेफ्ट द मैटर डिस्क्रिप्शन ऑफ द गवर्नर। जैसे कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में हमने देखा था कि अगेन यहाँ पे प्रेसिडेंट को, कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रेसिडेंट को पावर दी है कि वो टाइम टू टाइम फिक्स करे क्या स्ट्रेंथ होने वाली है कमीशन की। तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में देखने को मिलेगा गवर्नर की डिस्क्रिप्शन के ऊपर छोड़ दिया गया है कि कितना बेसिकली स्ट्रेंथ होगा कमीशन का, तो बेसिकली डिसाइड किया जाएगा गवर्नर के द्वारा। Further, no qualification are prescribed for the Commission's membership except one half of the members of the Commission should be such person who held office at least 10 years either under the Government of India or the Government of State। यानी कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर भी कोई क्वालिफिकेशन एज सच नहीं बता रही कि क्या मेंबर की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, बस इतना क्राइटेरिया बता रखा है कि यहाँ पे जो हाफ ऑफ द मेंबर्स आएंगे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में वो बेसिकली वो एम्प्लॉयज़ होने चाहिए जो या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर या फिर स्टेट गवर्नमेंट के अंदर उन्हें एटलीस्ट 10 ईयर्स तक जो है कहीं ना कहीं वहाँ पे जॉब की हो, एज एम्प्लॉयमेंट किया हो। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो ऑथराइज द गवर्नर टू डिटरमाइन द कंडीशन ऑफ सर्विस क्या होगी चेयरमैन एंड द मेंबर्स ऑफ द कमीशन की। तो यानी कि चेयरमैन और मेंबर की सर्विस कंडीशंस को भी डिटरमाइन किया जाता है गवर्नर के द्वारा। द चेयरमैन एंड द मेंबर्स ऑफ द कमीशन होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 6 ईयर्स अंटिल द एज ऑफ 62। तो याद रखना 6 ईयर और 62 बात की जा रही है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में जो है 65 ईयर्स था। तो ये चीज़ यहाँ पे छोटी छोटी डिफरेंस यहाँ पे आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। विच एवर इज अर्लियर इन केस ऑफ यूपीएससी एज लिमिट इज 65 ईयर्स थी। हाउएवर दे कैन रिलिंक्विश देयर ऑफिस एट एनी टाइम बाय द रेजिग्नेशन, उनको देना पड़ेगा गवर्नर को। यानी अगर वो चेयरमैन या बेसिकली जो मेंबर्स है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के, अगर वो चाहते हैं रेजिग्नेशन देना तो उनको बेसिकली गवर्नर को देना पड़ेगा अपना रेजिग्नेशन। और ओरिजिनली देखें तो ये जो एज है 60 ईयर्स हुआ करती थी, बट 41st अमेंडमेंट एक्ट के दौरान इस को देखने को मिलेगा, जो कि 1976 में आया था अमेंडमेंट एक्ट। इसने इस एज को इंक्रीज़ करके 62 ईयर्स कर दिया गया है। तो आज के टाइम पे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो मेंबर्स और चेयरमैन है ये कहीं ना कहीं 6 साल या फिर 62 ईयर्स तक अपनी जो जॉब है वो बेसिकली होल्ड करके रख सकते हैं, जो इनमें से मतलब कोई भी पहले हो जाए। द गवर्नर कैन अपॉइंट वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द एसपीसी एज एक्टिंग चेयरमैन, ठीक है। तो बेसिकली जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो मेंबर्स हैं उनमें से किसी एक मेंबर को एज एक्टिंग चेयरमैन बना दिया जाएगा इन द फ्लोइंग टू सर्कमस्टांसिस में। और ये चीज़ ऐड की गई थी 15th अमेंडमेंट एक्ट 1963 में। व्हेन द ऑफिस ऑफ अ चेयरमैन अगर वैकेंट होगा तो आपको देखने को मिलेगा एक्टिंग चेयरमैन तब तक काम करेगा।
और व्हेन द चेयरमैन इज़ अनेबल टू परफॉर्म हिज फंक्शन ड्यू टू एब्सेंस और सम अदर रीजंस की वजह से, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि आपका एक्टिंग चेयरमैन यहाँ पे काम करेगा। एक्टिंग चेयरमैन फंक्शन टिल द person appointed as the chairman enters on the duty of the office or till the chairman is able to resume his duties। यानी कि अगर हम फर्स्ट कंडीशन की बात करें जहाँ पे बेसिकली चेयरमैन का जो ऑफिस है कहीं ना कहीं वैकेंट है, तो उस केस में जब तक न्यू चेयरमैन नहीं आ जाता तब तक आपको एक्टिंग चेयरमैन को बेसिकली उनके जो चेयरमैन के जो भी फंक्शंस होंगे, जो भी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगे, परफॉर्म करनी पड़ेंगी। अगर मान लो चेयरमैन किसी कारणवश एब्सेंट है, तो जब तक वो अपनी ड्यूटी को वापस से रिज्यूम नहीं कर लेते तब तक एक्टिंग चेयरमैन उनकी जगह काम करता हुआ नजर आएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं रिमूवल काम। ऑल्दो द चेयरमैन एंड द मेंबर्स ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस को अपॉइंट किया जाता है गवर्नर के द्वारा, बट अगर रिमूवल की बात करें तो उनको रिमूव किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा, ना कि गवर्नर के द्वारा। प्रेसिडेंट कैन रिमूव देम ऑन द सेम ग्राउंड एंड इन द सेम मैनर एज ही कैन रिमूव एज अ चेयरमैन एंड द मेंबर ऑफ यूपीएससी। यानी यूपीएससी के केस में जिस तरीके से चेयरमैन और मेंबर का रिमूवल होता है जिन ग्राउंड्स के ऊपर, वही सेम ग्राउंड आपको देखने को मिलेंगे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन पे भी अप्लाई होते हैं। दस ही कैन रिमूव हिम अंडर द फ्लोइंग सर्कमस्टांसेस। पहला, if he is adjudged as a insolvent that is has gone bankrupt, अगर हो गया कंडीशन इस तरीके से है, यानी फाइनेंशियली उनकी कंडीशंस काफ़ी ज़्यादा ऐसी ख़राब हैं कि उस कारणवश उनको बेसिकली रिमूव किया जा सकता है। अगेन ये कहीं ना कहीं देखो प्रेसिडेंट के ऊपर होता है कि अगर मान लो सिचुएशन इतनी ज़्यादा वर्स्ट है उस पर्टिकुलर ऑफिसर की जो बेसिकली मेंबर या चेयरमैन है एसपीएससी की या फिर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की, कि उस पर्टिकुलर कंडीशन पे उन्होंने जो है इतना ज़्यादा लोन ले रखा है कि वो बैंकक्रप्ट हो गए हैं, तो इस कारणवश उनको यहाँ पे रिमूव किया जा सकता है। If he engaged during his term of office in any paid employment outside the duties of his office, यानी जो पर्टिकुलर ड्यूटी उनकी है एज अ चेयरमैन और अ मेंबर की, उसके अलावा किसी और जगह वो पेड एम्प्लॉयमेंट में है, तो वहाँ से कहीं ना कहीं उनको कुछ फाइनेंशियल गेन वगैरह हो रहा है, तो उस टाइम पे भी उनको रिमूव किया जा सकता है। इफ़ ही इज़ इन ओपिनियन ऑफ द प्रेजेंट अनफिट टू कंटिन्यू इन ऑफिस बाय रीजन ऑफ इन्फर्मिटी ऑफ माइंड और बॉडी, तो उस केस में भी आपको देखने को मिलेगा उनको रिमूव किया जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया था 1993 में सुप्रीम कोर्ट रूल दैट द अपॉइंटमेंट ऑफ अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हु इज़ नोन टू बी ब्लाइंड एज अ मेंबर ऑफ एसपीएससी कैन नॉट बी सेट असाइड ऑन द ग्राउंड ऑफ इन्फर्मिटी बॉडी और माइंड। तो यहाँ पे बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में ये कहा था कि अगर मान लो इस केस में कि अगर मान लो कोई ब्लाइंड प्रोफेसर है, अगर उनको अपॉइंट कर दिया जाता है एज अ मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का, तो उनका जो अपॉइंटमेंट है उनको इनवैलिडेट नहीं कर सकते सोली इस बेस पे कि वो जो प्रोफेसर है बेसिकली फिजिकली और मेंटली जो है कहीं ना कहीं फिट नहीं है, ब्लाइंड है। क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं देखो देखा जाएगा कि वो पर्टिकुलर जो कैंडिडेट है या फिर जो पर्टिकुलर पर्सन है वो कहीं ना कहीं अपने एकेडमिक रिकॉर्ड अगर देखें उस पर्टिकुलर प्रोफेसर की अगर हम बात करें काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्शनल है और वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्टीज़ रखते हैं। तो इस केस में आपको देखने को मिलेगा अगर स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि भाई इस तरीके से उस पर्टिकुलर मेंबर को अपॉइंट करना चाहिए एज अ मेंबर ऑफ एसपीएससी, जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर सेलेक्टिंग द कैंडिडेट फॉर द गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, तो गवर्नमेंट ने जो रिकॉग्नाइज़ किया है उस पर्टिकुलर प्रोफेसर को उसकी क्वालिफिकेशन के बेस्ड पे किया जाएगा। और यहाँ पे अगर कोई क्रिटिक्स वगैरह इस चीज़ के ऊपर आर्ग्यू करता है कि नहीं वो तो ब्लाइंड है, किस तरीके से वो अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म कर पाएंगे, तो उस समय कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग है यहाँ पे आपको फिर हेल्प करती हुई नजर आएंगे। किस तरीके से कोर्ट ने उस समय बेसिकली बताया गया था कि फिजिकल और मेंटल इन्फॉर्मिटी अलोन कैन नॉट बी डिस्क्वालीफाई समवन फॉर सर्विंग इन अ सच अ कैपेसिटी। अगर हम बात करें प्रोफेसर की तो उनका जो अपॉइंटमेंट है वो वैलिड होना चाहिए, सबसे पहली बात ये है बिकॉज उसकी उनकी जो एक्सपर्टीज़ है, उनकी जो क्वालिफिकेशंस है वो कहीं ना कहीं सूटेबल है उस जॉब के लिए, तो उस बेसिस पे हम उनको बेसिकली अपॉइंट करेंगे, ना कि इस बेसिस पे कि वो कहीं ना कहीं ब्लाइंड है। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग थी ये इंश्योर करती है कि ऐसा कोई इंडिविजुअल जो कि डिसेबल हो दे आर नॉट अनफेयरली एक्सक्लूड नहीं किया जा सकता फ्रॉम इम्पॉर्टेंट रूल्स से, जो कि हम बात करें पब्लिक सर्विस जैसे इंपॉर्टेंट रूल्स है उनको डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते। In addition to these, the president can also remove the chairman or any member of the SPSC for misbehavior के regarding remove कर सकता है। However, in this case, the president को रेफर करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर मैटर को सुप्रीम कोर्ट के लिए फॉर इंक्वायरी के लिए। अगर सुप्रीम कोर्ट ने आफ्टर इंक्वायरी बेसिकली इस तरह से एडवाइस दी है कि इट होल्ड द कॉज ऑफ द रिमूवल एंड एडवाइसेस, सो द प्रेसिडेंट कैन रिमूव द पर्टिकुलर चेयरमैन और मेंबर को उनको रिमूव करना ही पड़ेगा बिकॉज जो एडवाइस दी जाएगी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वो बाइंडिंग होगी प्रेसिडेंट के लिए। Under this provision of the Constitution, the advice tendered by the Supreme Court in this regard is binding on the President. However, during the course of inquiry by the Supreme Court, the Governor can suspend कर सकता है उस concerned chairman को और member को
पेंडिंग द फाइनल रिमूवल ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑन द रिसिप्ट ऑफ द रिपोर्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। यानी जब तक उस पर्टिकुलर चेयरमैन या मेंबर के खिलाफ कोई भी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, इंक्वायरी चल रही है, तब तक के लिए उनको सस्पेंड कर दिया जाएगा उनकी पोस्ट से। एंड उसके बाद जो भी फाइनल ऑर्डर आएगा कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जो पर्टिकुलर इंक्वायरी करी उसमें क्या उनका डिसीजन रहा है, तो वो कहीं ना कहीं डिसीजन लिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वो बाइंडिंग होगा प्रेसिडेंट के ऊपर, और प्रेसिडेंट फिर अपने फाइनल रिमूवल ऑर्डर के थ्रू कहीं ना कहीं उनको रिमूव करेंगे। बाकी हमें देखने को मिलेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिफाइन कर रखा है द टर्म मिसबिहेवियर को। द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट द चेयरमैन और एनी अदर मेंबर ऑफ एसपीएससी इज डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ मिसबिहेवियर इफ इज concerned or interested in any contract or agreement made by the government of India or the government of the state, party participates in any way in a profit of such contract or agreement in any benefit thereof otherwise than as a member in common with other members of a incorporated company। यानी किसी भी तरीके से कुछ भी ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट है और ऐसा कोई एग्रीमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर गवर्नमेंट ऑफ स्टेट का जहाँ पे वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, तो वो अगेन मिसबिहेवियर के अंदर आएगा। और वहाँ से उन्हें कोई भी प्रॉफिट वगैरह जनरेट हो रहा है, किसी भी तरीके से उनके कोई मेंबर वहाँ पे कहीं ना कहीं जिस मेंबर अपने फैमिली मेंबर के रिस्पेक्ट में उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है, वहाँ से कुछ फाइनेंशियल गेन उनको हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो उसको भी कहीं ना कहीं मिसबिहेवियर के अंदर यहाँ पे देखा जाएगा। और इस तरीके का मिसबिहेवियर अगर मान लो देखने को मिलता है तो उस बेसिस पे भी हमारे प्रेसिडेंट जो है पर्टिकुलर चेयरमैन और मेंबर को रिमूव कर सकते हैं उनकी पोस्ट से। इंडिपेंडेंस की बात करें तो एज इन केस ऑफ यूपीएससी द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ मेड द फ्लोइंग प्रोविजंस टू सेफगार्ड एंड इंश्योर द इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल फंक्शनिंग ऑफ अ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। सबसे पहले बोला है द चेयरमैन और अ मेंबर ऑफ एसपीएससी कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस बाय द प्रेसिडेंट ओनली इन द मैनर एंड द ग्राउंड मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, देयरफॉर दे एंजॉय द सिक्योरिटी ऑफ द टेन्योर। यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो पर्टिकुलर ग्राउंड से रखे हैं, जो पर्टिकुलर मैनर बता रखा है, उन्हीं मैनर से जो है कहीं ना कहीं रिमूव किया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा। एंड इस तरीके से हम कह सकते हैं उनका सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर यहाँ पे इंश्योर किया जाता है। द कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ अ चेयरमैन और अ मेंबर दो डिटरमाइंड बाय द गवर्नर डिटरमाइन करता है, बट उनको कहीं ना कहीं आप वैरी नहीं कर सकते टू हिज डिसएडवांटेज आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट। यानी एक बार अपॉइंटमेंट के टाइम पे आपने जो भी सर्विस कंडीशन थी चेयरमैन और मेंबर की वो आपने डिटरमाइन कर ली, तो उसके बाद आप उसको वेरी नहीं कर सकते। द एंटायर एक्सपेंस इंक्लूडिंग द सैलरीज अलाउंसेज एंड द पेंशन जो होगा चेयरमैन और मेंबर ऑफ एसपीएससी आर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। यानी जब आप बात करते हो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा किस तरीके से उस पर गवर्नमेंट जो है डिस्कशन कर सकती है अंडर दी स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर, बट वहाँ पे वोटिंग नहीं की जाती। तो दीज आर नॉट सब्जेक्ट टू बी वोट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर, वो वोटेबल पार्ट के अंदर नहीं आता। दैट्स वाई आप उस पर डिस्कशन तो कर सकते हो कि इतना इतना खर्चा जो है गवर्नमेंट का लगने वाला है, बट आप उसको चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वोटिंग करके आप मेनली वोटिंग करवाने का मेन मकसद ये होता है कि आप उस पर्टिकुलर पार्ट को चेंज कर रहे हो। बट यहाँ पे देखने को मिलेगा जो चार्ज एक्सपेंडिचर होता है वहाँ पे वोटिंग नहीं की जाती, दैट्स वाई आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो अगेन ये इंश्योर करता है उनका फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को। द चेयरमैन ऑफ एसपीएससी ऑन सीजिंग टू होल्ड ऑफिस इज एलिजिबल फॉर द अपॉइंटमेंट एज अ चेयरमैन और अ मेंबर ऑफ यूपीएससी or the chairman of any other SPSC but not for any other employment under the government of India or the state। यानी वो पर्टिकुलर चेयरमैन स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का जो है उसके पास फर्दर तो मतलब कह सकते हैं कि किस तरीके से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है और जो स्टेट गवर्नमेंट है वहाँ पे वो एम्प्लॉयड तो नहीं हो सकता, बट यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में, क्योंकि जो पर्टिकुलर चेयरमैन है अभी वो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के अंडर वो चेयरमैन है, उसके पास दो ऑप्शन है कि या तो वो चेयरमैन बन सकता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का, या तो वो मेंबर बन सकता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का। बट वो किसी फर्दर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर बात करें स्टेट या सेंटर के अंदर कोई भी एम्प्लॉयमेंट में उनको जॉब नहीं मिल सकती आफ्टर मतलब रिटायरमेंट के बाद। ठीक है, सॉरी एक चीज़ मुझसे यहाँ पे गलती होगी, बेसिकली उनको जो बेसिकली अपॉइंट किया जाएगा चेयरमैन और मेंबर ऑफ यूपीएससी तो है, बट साथ ही साथ चेयरमैन ऑफ एनी अदर एसपीएससी भी है। तो ये एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में वो जो चेयरमैन है उनको अपॉइंट किया जाएगा एज अ चेयरमैन, यूपीएससी का चेयरमैन की तरह अपॉइंट किया जा सकता है, एज वेल एज मेंबर ऑफ यूपीएससी की तरह अपॉइंट किया जा सकता है। इसके अलावा वो चेयरमैन बन सकते हैं एसपीएससी के, ठीक है, किसी और स्टेट के, यानी जिस स्टेट के अभी वो चेयरमैन है उस स्टेट के तो फिर दोबारा नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने अपना जो एक टर्म है कहीं ना कहीं वो कंप्लीट कर दिया है। तो अगर मान लेते हैं वो पर्टिकुलर जो चेयरमैन है वो अभी मान लो महाराष्ट्र के हैं, ठीक है, तो इस महाराष्ट्र के अलावा वो किसी और स्टेट के चेयरमैन बन सकते हैं, लाइक बिहार के बन सकते हैं, यूपी के बन सकते हैं, मद्रास के बन सकते हैं, बट फर्दर महाराष्ट्र के नहीं बन पाएंगे क्योंकि उन्होंने वहाँ का एक टर्म जो अपना कंप्लीट कर लिया है। तो ये ऑप्शंस कहीं ना कहीं उनके पास अवेलेबल रहते हैं। नेक्स्ट हम बात करें अ मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑन सीजिंग टू होल्ड ऑफिस इज एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज अ चेयरमैन और अ मेंबर ऑफ यूपीएससी
और एज ए चेयरमैन ऑफ दैट SPSC और एनी अदर SPSC बट नॉट फॉर एनी अदर एम्प्लॉयमेंट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में, मान लो वो पर्टिकुलर मेंबर है, ठीक है, मान लेते हैं महाराष्ट्र की एग्जांपल लेते हैं, महाराष्ट्र का वो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो इसका मेंबर है, उसके बाद ऑप्शन है कि या तो वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर चेयरमैन बन सकता है और मेंबर बन सकता है, या फिर वो महाराष्ट्र के अंदर जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है उसका चेयरमैन बन सकता है। क्यों? क्योंकि मेंबर तो है ही, प्रमोट करके उसको चेयरमैन बना सकते हैं, या फिर किसी और पर्टिकुलर स्टेट में वो चेयरमैन बन सकता है बेसिकली स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर। ठीक है, तो ये ऑप्शंस उनके पास अवेलेबल रहते हैं। The chairman or a member of SPSC is, after having completed his first term, not eligible for reappointment to that office, that is not eligible for the second term के लिए एलिजिबल नहीं है। यानी एक बार उन्होंने जिस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर एज अ मेंबर काम कर लिया है, एज अ चेयरपर्सन काम कर लिया है, तो उस केस में देखने को मिलेगा कि फर्दर उनको उसी पर्टिकुलर पोस्ट के अंदर रीअपॉइंट नहीं किया जा सकता। सो आई होप आपको यहाँ तक ये चीज़ें कंप्लीट हो गई हो, मतलब समझ में आ गई हो। बाकी हम नेक्स्ट जो फंक्शंस बचे हैं, बाकी के टॉपिक्स वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स लोग के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको लगे कि सच में यहाँ पे जो कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, दिन बाय।